मैं खरीदने जा रहा हूँ। कोरोना है। तो हेलो भाई लोग, देखो बहुत मुश्किल से मुझे फाइनली इस मूवी का एक शो मिला है एंड मैं फाइनली ये मूवी थिएटर से देख के निकल गया हूँ, जिसका नाम है होम बाउंड। एंड ये वही मूवी है जो रिलीज से पहले ही इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई थी क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इसके ऊपर रिपोर्टेडली 11 कट्स मारे थे एंड कुछ लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा बोला है एंड कुछ लोग इसे एक मास्टर क्लास सिनेमा बोल रहे हैं, जस्ट लाइक सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। एंड मैं पर्सनली दोनों कैंप्स में ही हूँ, दूसरे वाले कैंप में थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी इस मूवी में एक ऐसा एलिमेंट है जो मुझे खटका है थोड़ा, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट फर्स्ट ये मूवी की अच्छी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। ये फिल्म बेस्ड है एक ट्रू स्टोरी पर जो पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में बरसात पियर के एक आर्टिकल के रूप में छपी थी, जिसका नाम था अ फ्रेंडशिप, अ पेंडेमिक एंड अ डेथ बिसाइड द हाईवे। फिल्म फॉलो करती है मोहम्मद शोएब एंड चंदन कुमार की कहानी को, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवारी के दो लड़के होते हैं एंड जो लिटरली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जान तोड़ मेहनत करते हैं। दोनों गरीब हैं लेकिन सपने उनके बहुत बड़े हैं एंड फिर उनके स्ट्रगल के बीच में कोविड-19 का तूफान आ जाता है। और भाई जैसे इंग्लैंड की क्वीन के क्राउन में कोहिनूर है ना, ठीक वैसे ही इस फिल्म में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा हैं। एक्टिंग में इन दोनों को हैट्स ऑफ नहीं हेड्स ऑफ देता हूँ मैं। इन दोनों ने जो बैंटर रखा है एक दूसरे के साथ, सुख में दुख में, जो यूपी के लड़कों का डायलेक्ट पकड़ा है इन दोनों ने, जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन दिए हैं इन दोनों ने, सो ब्रिलियंट भाई, सो गुड। एक सीन है इंटरवल से पहले जहाँ ईशान खट्टर के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा रोना आता होता है एंड वो बहुत ट्राई करता होता है कि वो रोए ना, एंड विशाल जेठवा का कैरेक्टर उसको कंसोल करता होता है एंड वो सीन इतना ब्यूटीफुल है एंड इतना रिलेटेबल है कि अंबानी भी उनकी गरीबी देख के रो देगा। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस मूवी में जानवी कपूर भी है, क्योंकि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा था एंड मैं मोस्टली ट्रेलर्स नहीं ही देखता हूँ मूवीज के। एंड जब मैं ये रिव्यू लिख रहा हूँ तब मुझे याद आया कि अरे हाँ वो भी थी इस मूवी में। उसका एक एक्सटेंडेड कैमियो जैसा रोल है इस मूवी में। एंड अब जानवी कपूर भले ही कितनी भी अच्छी एक्ट्रेस क्यों ना हो, भले ही वो कितने भी अच्छे एक्सप्रेशन क्यों ना दे दे, उसका वो सोबो बांद्रा वाला एक्सेंट ना उसके हर रोल की परफॉर्मेंस को खा जाता है। वर्डिंग्स उसके हिंदी में भले ही कितने भी क्लियर हो, बट इतने पॉलिश्ड एक्सेंट के साथ कोरियन गर्ल वो जरा भी नेचुरल नहीं लगते हैं, स्पेशली जब वो कोई यूपी या पंजाब की लड़की प्ले करती होती है। फॉर एग्जाम्पल गुड लक जेरी को ही ले लो, वो उस मूवी में लुक वाइज एकदम प्रॉपर पंजाबन लड़की लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है ना, उसका वो एक्सेंट कोरियन गर्ल पूरी उसकी परफॉर्मेंस को सक आउट कर देता है। एंड ये मेरा पर्सनल ग्राइप रहा है ऑलमोस्ट जानवी की हर परफॉर्मेंस के साथ। एंड यहाँ पर भी वो क्लियरली नजर आता है, स्पेशली जब उसके सामने ईशान खट्टर एंड विशाल जेठवा हैं जो इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड देन उसके बाद सिनेमेटोग्राफी भाई इस मूवी की, वाह भाई वाह भाई वाह, इतनी रियल, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ऑथेंटिक, कोई ग्रीन स्क्रीन वाली बकचोदी नहीं, रियल लोकेशन, रियल लाइटिंग, रियल पीपल एंड कुछ कुछ शॉट तो लिटरली सिनेमैटिक ब्रिलियंस है। फॉर एग्जाम्पल एक नाइट का शॉट है जहाँ पर हमें टॉप व्यू दिखाया जाता है एक ब्रिज का, जिसपे से बहुत सारे लोग चल के जा रहे हैं एंड उस पे स्ट्रीट लाइट जली हुई है एंड वो शॉट एक सरियल पेंटिंग की तरह लगता है। एंड उसके बाद एक और शॉट है जहाँ पर एक औरत के पैर पे फोकस किया जाता है। नाउ ये सुनने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में इतना डीप मीनिंग है उसका कि मैं क्या बताऊं। एंड जब आप देखोगे ना, आपको जेन्युइनली रोना आ जाएगा वो सीन देख के। और जो चीज मुझे इस मूवी की सबसे ज्यादा पसंद आई है ना भाई, वो है इसका बीजीएम। एंड वो इसलिए क्योंकि इस मूवी का कोई बीजीएम है ही नहीं। ये फिल्म अपने इन्वायरमेंट के साउंड पे चलती है पूरी तरह। कभी भीड़ की आवाज सुनाई देगी आपको, कभी लॉकडाउन का सन्नाटा, कभी ट्रैफिक, तो कभी कर्फ्यू में फंसे हुए लोगों का केओस। एंड रिसेंट टाइम में मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं जितनी भी मूवीज देखने जा रहा हूँ ना, वैसे तो जितनी भी अभी रिसेंट टाइम में मूवीज आई हैं वो सब मास मसाला टाइप मूवीज ही रही हैं,
हैं, लाइक देवरा, कंगुआ, कूली, थग लाइफ, ओजी, ये सब। एंड मैं सच बता रहा हूँ, इन सब की स्टोरी इतनी प्रिडिक्टेबल होती है एंड ये इतना हार्ड ट्राई करते हैं कि कोई ना कोई पीक मोमेंट देने के लिए हर दूसरे सीन में, एंड फैन सर्विस पे फैन सर्विस देने के लिए, कि मेरे लिए ना बहुत हार्ड हो जाता है फिल्म के थ्रू आउट जागे रहना। मुझे लिटरली नींद आने लगती है। लेकिन यहाँ होम बाउंड इतनी स्लो मूवी होने के बावजूद भी एंड तक मुझे जगा के रखी एंड इंगेज करके रखी। दैट अलोन मेक्स इट अ वेरी गुड वॉच, एंड दैट अलोन शुड गिव मैसेज टू फिल्म मेकर्स दैट मास मसाला मूवीज का फीवर एंड क्रेज अभी खत्म हो रहा है एंड वी नीड मोर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स। एंड अब आते हैं वो पॉइंट पे जहां मुझे प्रॉब्लम फील हुई, प्रोपोगेंडा वाला एंगल। देखो, मैं रहता हूँ शहर में एंड रिलेटिवली वो एक सिविलाइज जगह है। कास्ट एंड रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिप्शन मेरे आसपास तो कतई नहीं दिखता है मुझे। एंड अगर मैं अपने बिल्डिंग से नीचे उतर के किसी मुस्लिम को गाली देने लगूं या फिर किसी दलित को डिस्क्रिमिनेट करने लगूं, तो भाई मेरा पुतला जलाना छोड़ो, मुझे ही पुतला बना के जला देंगे। एंड इसलिए जब मैं मूवीज में देखता हूँ ना कि लोअर कास्ट वाले को या एक सर्टेन रिलीजन वाले को ओपनली नीचे दिखाया जा रहा है, तो मुझे वो इतना पर्सनली रिलेट नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। जरूर होता होगा कई गाँव में जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते हैं। एंड होम बाउंड मूवी मेनली 3 चीजों के साथ चलती है एंड उनके बारे में बात करती है, जिसमें से सबसे पहला है गरीबी में सपने देखना एंड उनके लिए जी जान लगा के मेहनत करना एंड स्ट्रगल करना उनको पाने के लिए। फिर उसके बाद कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा था उसका इफेक्ट स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर आया था, एंड देन पुलिस भर्ती एंड उसके डिले का प्रोसेस, वो वाला एंगल। एंड फिर उसके साथ ही मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन एंड दलितों के ऊपर जो अट्रोसिटीज की जाती है वो वाला एंगल भी डाला गया है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीजें दिखाई गई हैं, प्रॉब्लम ये है कि जहाँ बाकी की चीजें एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम रियल लगती है, ये इतनी ऑन द नोज है एंड थोड़ी कार्टूनिश है, या फिर उनको दिखाने का तरीका इतना कार्टूनिश है कि वो देख के आपका इंटेंट समझ में आने लगता है कि एक्चुअल में आपका इंटेंट था क्या, जो कि देख के ऐसा लगता है कि आप एक सर्टेन ऑडियंस को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे उनकी कुछ स्पेसिफिक बीट्स हिट करके, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपकी फिल्म ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक पीस है ऑन फ्रेंडशिप, हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस एंड कोविड-19 नाइटमेयर के बारे में। कास्ट और रिलीजन वाला एंगल आप चाहिए तो सडल तरीके से भी कर सकते थे, जैसा मिसेस मूवी में उसका ससुर उसको ताने मारता है, लेकिन नहीं, यू चूज टू बी ओवर द टॉप विथ इट। एंड फिल्म मेकिंग में एक वर्ड है क्लीशे करके, एंड जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जब बहुत सारी एक सिंगल टाइप की मूवीज में कुछ चीजें रिपीट होने लगती हैं, तब उन्हें क्लीशे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर देशभक्ति या वॉर मूवी में एक ओवर द टॉप पेट्रियोटिक मुस्लिम कैरेक्टर दिखाया जाएगा जस्ट टू शो हिज लॉयल्टी टू हिज नेशन, वैसे ही यहाँ भी कुछ कुछ सीन्स इतने टिक बॉक्स वाले लगते हैं कि वो आर्टिफिशियल लगने लगती है। फिल्म के ऑर्गेनिक फ्लेवर में वो चीज बाहर से चिपकाई हुई एक डुप्लीकेट स्टिकर लगने लगती है। एंड ऐसा क्यों किया है, ये इसका जवाब तो शायद से फिल्म मेकर्स ही दे सकते हैं। एंड इसीलिए रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3 मेडिकल मास्क। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये मूवी थिएटर में देखनी है तो तुम प्लीज जाके देखो ये मूवी को थिएटर में। इट्स अ वेरी गुड वॉच, it's a very emotional watch and it will make you appreciate a lot of things in your life। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू चेक आउट आवर गेमिंग चैनल एज वेल, GTG ग्रेट टेप गेमिंग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। फाइल्स बनने का ट्राई कर रही है कि वो बहुत बुरा लगता है देखने को, तो लेट्स सी दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक डिफरेंस, कश्मीर फाइल्स डील्स विद द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, केरला स्टोरी डील्स विद द लव जिहाद। दोनों में ही मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुओं पे अत्याचार करते हुए दिखाया गया है, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा सच भी है। इट्स अ वेरी रियल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बट स्टिल ऐसा क्यों है कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी पिक्चर है जो दोबारा देखी नहीं जा सकती, क्योंकि वो देखी
जाती ही नहीं है पिक्चर। एंड केरला स्टोरी इसलिए दोबारा देखी नहीं जाती है क्योंकि वो देखने लायक पिक्चर ही नहीं है। वेल, अगर इस बात को एक लाइन में मुझे बोलना हो तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि कश्मीर फाइल्स देखते टाइम हर सीन आपको अंदर से फील करवाता है कि यार ये कितना अत्याचार हो रहा है इन मासूमों पे। वहीं ऑन द अदर हैंड केरला स्टोरी देखते टाइम हर सीन बाहर से आपको बोलता है देखो कितना अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, देखो सालो देखो। मतलब टोटली स्पून फीडिंग। एंड इसके दो मेन रीजन है। कश्मीर फाइल्स कभी भी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती है, वो बस दिखाती है उन लोगों को